हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसके बारे में आपने अपनी 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा। और लेकिन इसका बेस क्या था वो शायद उस टाइम नहीं पढ़ाया गया था, आप सब जानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये है इंडियन इकॉनमी डिस्ट्रॉय होने की 1991 में, कि कैसे इंडिया में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फिस्कल क्राइसिस आए और जिसकी वजह से इंडिया पूरा कंगाल हो गया था। और हम आज की डेट में देखते हैं बीपीओ सेक्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई हो चुका है लोगों का, लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक्स। तो ये सब कहाँ से आया या कैसे ये हमारे इंडिया में आ गया और लोगों को इसकी आदत हो गई। आप सब जानते हैं कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारी कंडीशन इतनी कोई खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक जो है, हम एक गुलाम देश से आज़ाद देश के रूप में उभरे थे। और उसके बाद इंडिया ने हर साल नई तरक्की जो है सीखी, नए तरीके के टेक्नोलॉजी सीखी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बढ़नी शुरू हुई। लेकिन कुछ ऐसे लूप होल्स थे जो आगे जाके फिस्कल क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में जाके बदल गए। आप सब जानते हैं 1991 में कितना बड़ा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। 1991 जनवरी में इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि इंडिया के पास 7 दिन, 7 डेज का क्रूड ऑयल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे, जिसकी वजह से इंडिया में इतना बड़ा संकट आ सकता था। जैसे पेट्रोल, डीजल और ये जो एलपीजी गैस होता है, इसकी सप्लाई तक शायद इंडिया को ना मिल पाती। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चंद्रशेखर जी, जिनकी गवर्नमेंट थी, और मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे चंद्रशेखर जी के। उनके साथ आरबीआई के जो गवर्नर थे उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कम पैसा बचा था। और उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था कि हमारे पास जो भी गोल्ड रिजर्व है वो हमें दूसरे देश या दूसरे फॉरेन बैंक्स में जो है गिरवी रखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास पैसा आए और हम आगे कुछ महीनों तक देश को चला पाएं। तो ये जो सोना था, ये जो गोल्ड था, ये कहाँ से आता था? कस्टम्स में स्मगलिंग के थ्रू जो गोल्ड आता था उसे जो कस्टम वाले पकड़ते थे, ये जो है वो वाला रिजर्व होता था गोल्ड का। अब उस टाइम पे 20,000 किलो गोल्ड का जो रिजर्व था वो रख कर इंडिया को 20 करोड़ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूएसडी मिले थे। उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो गोल्ड है ये बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा गया था। और ये काफ़ी नहीं था, इतने बड़े देश के लिए इतनी अमाउंट काफ़ी नहीं थी। उसके बाद ये दोबारा से 47,000 किलो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इंडियन एक्सप्रेस के जो जर्नलिस्ट थे उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, क्योंकि वो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे थे और आरबीआई की बहुत सारी गाड़ियां थी कि इतने सारे सिक्योरिटी के साथ, गाड़ियों के साथ आरबीआई की गाड़ियां खड़ी हुई थी और ये कहीं पे गोल्ड को लेके जाया जा रहा था। तो ये न्यूज़ एक इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट ने छाप दी, और जिसका सबसे बड़ा जो है ये हेडलाइन बनी थी, सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन। तो उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि इशू था, कि पूरी इंडिया में लोगों को ये शायद समझ आ गया था कि इंडियन इकॉनमी अब शायद ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ नवंबर 1990 1990 की, नवंबर की। तो उस टाइम पे चंद्रशेखर जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, और यशवंत सिन्हा जी जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री आई थी। और जब तक उनके पास ये डिपार्टमेंट्स जो है हैंडल करने के लिए दिए गए थे, तब तक ऑलरेडी जो है इंडियन इकॉनमी इतनी ज़्यादा डिजास्टर्स सिचुएशन में आ चुकी थी। तो इसका मेन जो सबसे बड़ा रीज़न है, इसका जो कारण है वो क्या है? सबसे पहला रीज़न तो आप सब जानते हैं कि इराक ने कैसे कुवैत पर अटैक किया, कुवैत पर कब्जा किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही बड़ा ऑयल क्राइसिस शुरू हो चुका था। अब अगर हम बात करें ऑयल के प्राइसेस की, उसकी वैल्यू की, तो उस टाइम पे इंडिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर उस टाइम पे इंडिया को
जितना क्रूड ऑयल 500 करोड़ में मिलता था उतना ही क्रूड ऑयल गल्फ वॉर के टाइम पे 1000 करोड़ में मिलने लगा। तो ऑलमोस्ट जो प्राइस था वो डबल हो गया था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा क्राइसिस तो यही था और सबसे बड़ा मेन रीज़न यही मानते हैं हम। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था इंडिया में लाइसेंसिंग राज होना। तो उस टाइम पे हर चीज़, घड़ी से लेके गाड़ी तक सरकार बनाती थी और सरकार ही तय करती थी कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना उसका प्राइस होगा, या कितनी वैल्यू पे बाहर बेचा जाएगा, या उसको सेल कब किया जाएगा। ये सब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी। तीसरा कारण था इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उस टाइम पे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर था, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा आज की डेट में जैसे हमारे पास इंडिया में आता है एज रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं, वो उस टाइम पे ज़ीरो हुआ करता था। तो ये तीन सबसे बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी। अब उसके बाद सरकार, एक नई सरकार आती है, जो नए प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी गवर्नमेंट आती है। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, जो बनाए गए थे, जिन्हें हम आप सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और आप सब जानते होंगे कि वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और यूनियन ग्रांट कमीशन यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं 1990 और 91 में। तो उस टाइम पे उन्हें ये बोला गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हें संभालनी होगी। और ये जो मैं आपको ये एक आपको पॉइंट बताऊंगा जो शायद आपने सुना भी होगा कि वो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी और को पहले दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया तो जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल करने के लिए दी जा रही थी एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही मनमोहन सिंह जी का नाम जो है रेकमेंड किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। तो जब यूजीसी के ऑफिस में फ़ोन गया, यूनियन ग्रांट कमीशन ऑफिस में फ़ोन गया था, उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये बताया गया कि उनकी 2 घंटे बाद, ओनली 2 आवर्स बचे हैं, उन्हें राष्ट्रपति भवन पे रिपोर्ट करना है और उन्हें शपथ लेनी है फाइनेंस मिनिस्टर की। तो हम उन्हें एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस थी जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था और इंस्टेंट ही उन्हें बोला गया कि उन्हें डिपार्टमेंट संभालना है। अब उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना पहला बजट पेश किया था, जिसपे उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहते हैं। तो उस टाइम पे ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी का रीज़न क्या था? क्योंकि लाइसेंसिंग राज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब सरकार ने ये सोचा था कि कुछ भी चीज़ अब वो खुद नहीं बनाएंगे, वो हर चीज़ प्राइवेट को हैंडओवर करेंगे और सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू कमाएंगे, ताकि टैक्सेस के थ्रू और सेल्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा। बाहर से एफडीआई के लिए, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, या हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडिया में पॉलिसीज़ बहुत ही आसान कर दी थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी उस टाइम पे बहुत ही कम कर दी गई, ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आके इन्वेस्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके और हमारे पास जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा आ सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों जो नौजवान हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में नौकरी कर रहे हैं, बीपीओ सेक्टर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज की डेट में बीपीओ सेक्टर एक सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है नौकरी के लिए। कोई भी ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर रहा है, उसे बीपीओ सेक्टर्स में बहुत ही आसानी से नौकरी मिल जाती है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अगर ये पॉलिसी वो ना लेके आते तो शायद आज लाखों करोड़ों लोग जो आज बीपीओ में नौकरी कर रहे हैं वो आज बेरोजगार होते। क्योंकि नौकरी जो है, सरकारी नौकरी के लिए लोग भागते थे उस टाइम पे। सरकारी नौकरी भी सबकी नहीं लगती थी, आज भी नहीं लगती है, बहुत मुश्किल होता है इसका एग्ज़ाम क्लियर करना, तभी सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है। उसके अलावा प्राइवेट जॉब्स उस टाइम पे बहुत ही कम थे। तो ये हम कह सकते हैं कि उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि इंडियन इकॉनमी एकदम से बढ़ने लगी और एक टाइम पे आके इंडियन इकॉनमी जो है
बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी। आज भी इंडियन इकॉनमी बहुत अच्छे लेवल पर है अगर हम बात करें, लेकिन आप सब जानते हैं ये अभी करंट सिचुएशन कोरोना वायरस की है, जिसकी वजह से सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी सफ़र कर रही है। तो अगर हम बात करें चेन की, तो ये जो चेन है इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही की थी। वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं माने जाते, लेकिन आज भी उन्हें बहुत ही अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है। जो जीएसटी की पॉलिसी जो हमारी सरकार ने लॉन्च की है, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही बनाया हुआ था, जिसे अब लॉन्च किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि शायद उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि इंडियन इकॉनमी आज जो है वो इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। और शायद ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर अगर इंडिया को और मिले तो इंडिया बहुत ही तरक्की कर सकता है और बहुत आगे और भी बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको और भी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ मनीष तहीम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।